कल, आज और कल लाल गोयल के संग में आपका स्वागत है। आज एक नई शख्सियत के साथ आज हम जानना चाहेंगे उनके बारे में। मैं परिचय करा दूं। मैं उन्हें स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं, उनका परिचय करता हूं। आप हैं मिस्टर रामनाथ प्रदीप। मिस्टर रामनाथ प्रदीप, आप LLB हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स में हैं। आप भूतपूर्व चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दैट इज CMD कॉर्पोरेशन बैंक हैं। मिस्टर रामनाथ प्रदीप ने बैंकिंग इंडस्ट्री में करीब 37 साल का आपने कार्य किया। आपको तजुर्बा है 37 साल का कार्य करने का। आप जब चेयरमैन रहे कॉर्पोरेशन बैंक के, तो उस दौरान आपके बैंकों को बहुत ज्यादा पदक, अवार्ड्स मिले, बहुत बार उन्हें सम्मानित किया गया इस काम के लिए। आपने अपने बैंक को वर्ल्ड मैप पे, पूरे विश्व के माप उसके ऊपर रखा, मैप के ऊपर, क्योंकि आपने एक पार्टनरशिप की कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट से, जो कि युवाओं को लोन देती थी, फंडिंग करती थी, फाइनेंसिंग करती थी, और वो भी किसी सामाजिक कार्य वगैरह के लिए। तो एक बहुत ही आपका जो प्रोग्राम था, जो कॉर्पोरेशन बैंक का था, कॉर्पोरेशन बैंक कॉम सेक यूथ एंटरप्राइज फाइनेंसिंग प्रोग्राम, वो बहुत एक सराहा गया विश्व के स्तर पे। आप इससे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, और आप जो है चीफ विजिलेंस ऑफिसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के भी रहे। इसके अलावा आप जो हैं कॉर्पोरेशन बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड के चेयरमैन, सेंट बैंक के सिक्योरिटीज लिमिटेड, सेंट बैंक होम्स लिमिटेड, एंड मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ILFS आदि और कंपनियों के भी रहे। आपका जो मुख्य आपका जिसमें इंटरेस्ट था और जिसमें आपकी मास्टरी है, वो फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो रोल्टा ग्रुप और रिटेल चेन वाडिया ग्रुप और एंड बीइंग ह्यूमन, उसमें भी आप, उसके भी बोर्ड में, और उसमें भी आप काफी संबंधित रहे। क्रेडिट रेटिंग एडवाइजरी सर्विसेज से भी आप संबंधित रहे। अभी इस वक्त आप चेयरमैन हैं CRAS कैपिटल एडवाइजर्स, मैसर्स क्रेडिट रेटिंग एंड रिस्क एडवाइजर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के। आपने किताब लिखी है, उसके कोऑथर हैं आप, फाइनेंशियल इंक्लूजन वाइबल अपॉर्चुनिटी इन अर्बन इंडिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है रामनाथ प्रदीप जी हमारे इस शो कल, आज और कल लाल गोयल के संग में। जैसा इस नाम से प्रतीत होता है हमारे शो का, कल यस्टरडे, आज टुडे और कल टुमारो। हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, हम मतलब सब दर्शक लोग, कि आज आप इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे, लेकिन शुरुआत तो सब छोटे बच्चे के रूप में, बाल्य रूप में ही होती है। तो आपका बचपन, आपका बेसिक एजुकेशन, बचपन की आपने अध्ययन कहां और कैसे किया, किन हालात में किया? रामनाथ प्रदीप जी। जी धन्यवाद गोयल साहब। मैं आपको ये बताना चाहूँगा थोड़ी सी इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके, क्योंकि आज 37 ईयर्स से केवल अंग्रेजी में काम करते आए हैं, पर जो कि फिर भी मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी का ज्ञान तो है, पर उसको बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं या जैसा भी आप सोच सकते हैं। जी जी। मैं तो ये नहीं कहूँगा मैं किसी गरीब परिवार से पैदा हुआ हूँ, एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूँ, जहाँ पर लिखाई पढ़ाई और गांव था। यूपी के एक गांव में, जो कि आप नाम लखनऊ से करीब 20 किलोमीटर दूर है, उसका गांव का नाम है सुहावल। सुहावल इज नाउ गुड प्लेस। और जिस समय मैं वहाँ था, 1951 में पैदा हुआ था, तो उस समय तो बिल्कुल गांव था। और वहाँ हमारा जो शिक्षा हुई है, वो प्राइमरी शिक्षा गांव में ही हुई है टिल 10th के बाद में मेरी शिक्षा शहर में हुई है। चूँकि मेरे फादर इंदौर में रहते थे, इसलिए मैं गांव छोड़ करके, गांव की हालत देख करके, जो भी समस्या होती गांव की, उस समय तो और बहुत बड़ी समस्या थी, वो छोड़ के एक दिन ऐसा मुझे लगा कि यहाँ पर मेरा भविष्य ठीक नहीं है, और क्यों ना हम कहीं दूसरी जगह ट्राई करें। तो मैंने 10वीं पास करके वहाँ से
और गांव से मेरी दादी थी, दादी को बता करके मैं घर छोड़ के चला आया। और मेरे फादर जब इंदौर में थे तो मैं उनके पास में जब शाम की एक ही ट्रेन जाती थी, एक ट्रेन से जब वहाँ पर उतरे और जब जा करके फादर से मिले तो उन्होंने पहले तो डांट लगाई कि आप आए कहाँ क्यों, क्योंकि वहाँ आपके दादा दादी हैं, वहाँ आपकी दादी है, दादा हैं, तो आप उनको छोड़ के क्यों आए। फिर भी हमने कहा कि अब आए हैं तो कुछ देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो हमने कोशिश करी कि एडमिशन लिया जाए वहाँ पर, 10वीं क्लास में 11वीं क्लास में एडमिशन लिया जाए। चूँकि ये हमारा यूपी से मध्य प्रदेश में आने का था, तो एक ये समस्या थी कि एडमिशन नहीं मिलेगा जब तक कि आपको कोई और तरीके से वो सुविधा नहीं हो। तो हमने कहा कि अब तो हम आ गए हैं, हमने फादर को बोला कि हम आ गए, हम वापस नहीं जाएंगे किसी भी तरीके से। तो एक डिटर्मिनेशन कर लिया कि वापस नहीं जाने का। तो उन्हें फिर क्या करोगे, हमने कहा अभी ये डिटर्मिनेशन कर लिया, आप मेरे को केवल रहने, आप आपके साथ में रह रहा हूँ, तो आप मुझे केवल ये सुविधा दो कि मैं पढूं, क्योंकि मेरी इच्छा थी और आगे बढ़ने की। तो हमने वहाँ पर पहले प्राइवेट ट्यूशन ज्वाइन करी, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिला 11वीं क्लास में। और जब मैं 11वीं से फिर 12वीं किया तो वहाँ पर एक उस समय एक सुविधा थी कि इवन आप प्राइवेट स्कूल में हैं पर आप बोर्ड की परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो बोर्ड की परीक्षा जब हमने दिया तो मेरा फर्स्ट डिवीजन आया वहाँ पर, तो मेरे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस हुआ कि आई कैन डू समथिंग। क्योंकि फादर भी बहुत बड़े अधिकारी नहीं थे या कोई बड़े ऐसी जगह नहीं थे, ऑर्डिनरी वो भी नौकरी करते थे। तो हमने कहा हम दोनों मिलकर नौकरी करेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हमने भी उस समय पढ़ाई भी करते थे, नौकरी भी चालू किया। तो सबसे पहले मैंने नौकरी एक छोटी सी दुकान में से चालू करी, जो कि अपने को खाने उस समय के ज़माने की बात है, अभी एग्जैक्ट डेट तो मालूम नहीं है, उस समय के ज़माने की बात है। पहली नौकरी जब मैंने करी, किसी बनिए के यहाँ नौकरी करी और वहाँ से सीखा पैसे कैसे कमाया जाए। तो वहाँ से निकलने के बाद में फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, अच्छी क्लास में गए। तो हमने कहा कि अभी क्योंकि इतना टाइम मिलता था हमको पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी में जाते थे, कुछ नेतागिरी भी करी। आई वाज जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंदौर यूनिवर्सिटी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो हमने ये कहा कि भाई अपने पास टाइम है तो हम चूंकि 2 सब्जेक्ट क्यों नहीं ले रहे। तो उस समय परमिटेड था कि आप जब आप एमए कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपका परसेंटेज हाई है, क्योंकि 60% से ऊपर था तो परसेंटेज हाई था, तो इट वाज परमिटेड देयर यू कैन हैव 2 अनदर सब्जेक्ट अदर जो आपको सब्जेक्ट मतलब थे उसके अलावा आप 2 और ले सकते। आई पोस्ट ग्रेजुएशन वाज इंग्लिश इकोनॉमिक्स। उसके साथ में ये भी परमिटेड था कि आप कोई अदर एक्टिविटीज का भी कर सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि मैं लॉ भी करता हूँ। तो दोपहर सुबह 8 बजे से लगा के 12 बजे तक इकोनॉमी की क्लास अटेंड करता था, नेतागिरी भी करता था, और शाम को 8 बजे के बाद इवनिंग क्लासेस अटेंड करता था गुजराती कॉलेज में। तो हमने इस तरह से करके 2 साल बचाया था, क्योंकि अदरवाइज पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में फिर 3 साल एलएलबी का उस समय लगता था। तो इसके वजह से हमारा 2 साल बच गया और दोनों में था भाई एवरेज से ज़्यादा अच्छा परसेंटेज था। तो इस तरह से हमने जब वहाँ किया, एलएलबी भी साथ में हो गया, तो ये हुआ कि अभी आगे क्या करेंगे। तो हमने ये डिसाइड किया वकालत करी जाए। तो हमने इंदौर के एक वेरी फेमस वकील थे, काफ़ी नामी है वो, अभी तो उनके कोई है नहीं, उनको मैंने ज्वाइन किया था। चितले, डॉक्टर चितले करके थे। ही वॉज वेरी क्वाइट, हिज सन आर इन दिल्ली, बट क्वाइट बड़ी काफ़ी फर्म थी। तो मैंने वहाँ पर करीब उनके साथ में प्रैक्टिस किया 1 साल तक, पर अल्टीमेटली वो वकालत चली नहीं, क्योंकि मैं आई वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट। सो हमने कहा कि साहब आपके पास में सीख लिया हमने बहुत कुछ, अभी हमको कुछ इंडिपेंडेंट करना है। तो 1 साल तक मैंने इंडिपेंडेंट भी करी, तो वो भी प्रैक्टिस हमारी चली नहीं इंडिपेंडेंट। तो हमने डिसाइड किया कि अभी कोई नौकरी करी जाए। मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा प्रदीप साहब। आपने बताया कि आप इंदौर में आपने जब प्रैक्टिस की वकील किया और वो नहीं चली, फिर आपने इंडिपेंडेंट की, फिर नहीं चली।
कुछ बताना चाहेंगे कि क्या कारण था जो नहीं चली, क्योंकि आप तो इस मामले में एक्सपर्ट है हर एक के बारे में कि जी, इसका रीजन यही था कि जो एक पहले भी था आज भी है। पहले भी यह था कि इफ यू आर बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर प्रोफेशन और पर्टिकुलर रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो आपको सब सपोर्ट मिलता है। आप यदि सिंगल स्ट्रगलर है तो आपको केस भी नहीं मिलता था उस समय और बहुत समस्या थी। तो हमने उस समय फिर ये हुआ कि पेरेंट्स भी ओल्ड हो गए तो ये लगा कि अभी उनको भी देखभाल करना चाहिए हमारी, उन्होंने अच्छी हमको मौका दिया है तो हम क्यों ना उनकी भी देखभाल करें। तो हमने कहा कि चलो नौकरी करते हैं। तो हमने एक ONGC अपना मध्य प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन था, वहाँ पर एक IAS अभी अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है, IAS ऑफिसर थे। हमने उस समय उनकी कोई वैकेंसी निकली थी तो हमने ऐसे अप्लाई किया और उनको पोस्ट ऑफिस पोस्ट कार्ड के ऊपर उन्होंने मांगा था एप्लीकेशन कि भाई दोज हु आर एलिजिबल सेंड योर पोस्ट कार्ड एप्लीकेशन ऑन द पोस्ट कार्ड। तो मैंने पोस्ट कार्ड पे मैंने एप्लीकेशन करी। MD उस समय मिस्टर बीलबर करके MD थे मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के MD थे। उन्होंने अपने आदमी को फोन कराया कि इनको बुला लो, क्योंकि मैं बहुत फ्रैंक था और बहुत ब्लंट, जो भी कुछ लिखता था बहुत क्लियरिटी से दिल से लिखता था। तो उन्होंने हमको बुलाया और मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उन्होंने कहा कि आप ये पेपर, उन्होंने निकाल के एक ऐसा पेपर दिया और पेपर में बोला तुम्हारा ज्वाइनिंग लिखो आप। आई वाज शॉक्ड, मैं इतना ताज्जुब हुआ कि MD लेवल का आदमी मुझे बुला करके बोलता है आप अपना ज्वाइनिंग लिखो। और ही सेड कि आई एम ऑफरिंग यू assistant general manager position for the first time. I said, sir, can you give me some time? I can ask my parents. I will go. No, you will not go from here. You will leave if you want this job. You will leave, you will join here today, and thereafter only you will go to home. So I have no alternative. I reported there. He gave me the paper also like this. And he said, you write your joining report. He wanted to test me whether I can really write my joining report or not. So that he was a very brilliant IAS officer. So I wrote there and he kept it. And he called his, the PA, and he said, you go take him to his house and book his ticket to Gwalior. So I was posted for the first time in the life. I joined the organization and posted in Gwalior. I started crying. I said, how can I go today to Gwalior? He said, please don't worry, we will take care of you. How these, some of the officers, some who really try to develop the people, this is how you develop the people. He said, you go मैं ये कहना चाहूँ, इसमें करना चाहूँ कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो कुछ ही चावल देख के पहचान लेते हैं कि क्या पोजीशन है। जो उन्होंने आपको देखा और उन्होंने आपकी योग्यता को और आपका जिस तरह उन्होंने आपसे लिखवाया, हो सकता है उन्होंने उसी वक्त एसेस कर लिया हो कि ये आदमी बहुत लंबी दौड़ के घोड़े हैं, तो क्यों ना हम इन्हें लें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी आगे चलेगी। जी, करेक्ट। सो दैट इज व्हाट ही डिड इट। देन ही हैज आस्क्ड हिज PA. आई सेड कि आई विल टेक सम टाइम. Next day, he has booked my ticket through his PA, asking that tomorrow you will leave the Indore city. I said, sir, I don't know anybody there. You are asking me to report in Gwalior, that too in Chambal area. How can I live there? He said, it is your choice. Either you take it or leave it. And he said, I am sending you the ticket. Tomorrow you will go by this bus, because at that time there was no train available. Flight was not available, so he booked me in the bus. अच्छा, बस से आपको जाने के लिए उन्होंने कहा कि ये बस जाती है, ये टिकट है, कल आप जाओ, बाकी चीज हमारी जवाबदारी है. By the time I reached there, the regional manager of the organization of Gwalior, he came to receive me at the bus station, and he was told by this. I was never told कि आपका सब व्यवस्था कर दिया है, पर उन्होंने फोन करके उनके रीजनल मैनेजर को फोन किया, ये लड़का यंग है, आ रहा है आपके पास में, ब्रिलियंट लग रहा है, आप इसकी सारी व्यवस्था करोगे, इंक्लूडिंग आप उसको रहने की व्यवस्था आप अपने घर में करोगे, खाने की व्यवस्था आप अपने घर में करोगे, कोई प्रॉब्लम है तो बताना मुझे. मैंने कहा साहब मैं पेरेंट्स से कभी दूर नहीं रहा हूँ. बोले अभी आपके पास एक ही चॉइस है, आप जाना है तो आप जाओ, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं.
So I said, let me just go. Can you believe he was the one person after 15 days for any reason, he asked that the regional manager to send him to back to Indore for some work, official work, so that I need not to spend anything from my pocket. I can come and meet my parents. That was the intention. मतलब उनका इंटेंशन था कि आपको पेरेंट्स से मिलवाने के लिए उन्होंने आपको 15 दिन का बाद वापस बुलाया ऑफिशियल काम से। Correct. And he made me to sit for another 10 days in the office without anything. He said, we will give the work. 10 दिन के लिए आपको बैठो, आप अपने पेरेंट के साथ में मिलो, वो भी कन्विंस हो जाए, फिर उसके बाद में देखेंगे क्या करने का। फिर से उन्होंने वापस आया, तो मुझे बाय दैट टाइम 2-3 महीने हो गए, उन्होंने फिर मेरा ऑर्डर वापस इंदौर कर दिया। So this is the type of people I have dealt with. तो ये मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका मतलब आपकी जो शुरुआत थी कि आप एक स्कूल से चले गांव के, वहां से आपने 10वीं पास की और उसके बाद आप इंदौर आ गए, वहां पे आप प्राइवेट उसमें पढ़े, प्राइवेट में पढ़ने के बाद 12th करने के बाद फिर आपने एमए किया और एमए में आपने छात्र राजनीति भी की और उसके साथ साथ आपने एलएलबी भी किया। आपने वकालत में अपना काम करने की कोशिश की, वो नहीं सफल हुई, लेकिन उसके बाद आपको एक ओएनजीसी में उसके बाद में मैं आई वाज ट्राइंग फॉर द बैंकिंग साइड बिकॉज इट वाज वेरी लिक्विडेटिव, क्योंकि उस समय जो बैंक में काम करता उसको लड़की भी अच्छी मिल जाती थी, तो एक वो था कि हम बैंक में क्यों काम करें। तो मैंने वहाँ ही से बैंक में अप्लाई किया और बैंक में मेरी देना बैंक में मैंने उस समय अप्लाई किया। देना बैंक में मेरा सिलेक्शन हो गया एज लिटिल बिट सीनियर पोजीशन। जब मैंने देना बैंक में अप्लाई किया, फिर वहीं से सेम बिल्डिंग में ओएनजीसी का ऑफिस था, उन्होंने वैकेंसी निकाली और वैकेंसी निकाली तो मैंने ओएनजीसी में अप्लाई किया। ओएनजीसी में भी मेरा सिलेक्शन हो गया। ये कहाँ की बात कर रहे हैं, कौन से शहर में? इंदौर में? बॉम्बे आ गए। अच्छा, मुंबई। बैक टू बॉम्बे। ओके। आफ्टर दिस एमपीएफसी आई केम बैक टू बॉम्बे बिकॉज आई अप्लाइड टू थ्रू द बीएसआरबी। Okay. There is a competitive exam, like a probationary officer, there was a competitive exam. बैंकों के जो एग्जाम होता है वो एग्जाम पास किया, मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरी पोस्टिंग मुंबई में हो गई। सो मैं मुंबई में भी आ गया। मुंबई में आने के बाद में फिर भी कोशिश चालू रखा, क्योंकि आई नेवर वांटेड टू सिट आइडियल, क्योंकि मुझे एक इंस्पिरेशन मिलती थी कि मैं कुछ कर सकता हूँ, आगे जा करके कुछ करूँ, क्या नहीं करूँ। क्योंकि मैं जिसके साथ में काम करता था इवन देना बैंक में, सब लोग सीनियर लोग थे, पर मुझे उनको जिस तरह से हेल्प करता है, सब लोग बोलते हैं यार तुमको तो बड़ा आदमी बनना है, तुमको तो बड़ा आदमी बनना है। तो मैं उनसे इंस्पिरेशन लेकर के मैंने फिर अप्लाई किया, ओएनजीसी में आ गया। ओएनजीसी में मुझे असिस्टेंट पोजीशन दी और उन्होंने कहा आपकी पोस्टिंग मैं आपको आसाम करता हूँ, क्योंकि वही जगह है। मैंने क्या, मैं तो अभी बॉम्बे आ गया हूँ, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, मेरे को नहीं चाहिए आपकी जगह, आपकी इच्छा है तो आप मुझे यहाँ दीजिए और मुझे यहाँ मकान चाहिए। बॉम्बे में मकान नहीं मिलता है, इसलिए आई नीड अ हाउस टू लिव। उन्होंने कहा भाई मकान तो अभी आप ज्वाइन करेंगे तो उस समय तो नहीं मिलेगा क्योंकि पॉलिसी नहीं है, पर एक काम हो सकता है। वो काम ये हो सकता है कि आप किराए से किसी से ले लो, वो किराया आप ओएनजीसी उनको रियम्बर्समेंट कर देगी, पर इट शुड बी इन द नेम ऑफ कंपनी के नाम पे होगा तो भी होगा। तो हमने इधर ढूंढा, बॉम्बे में तो कोई जगह मिलती नहीं थी और किराए पे देने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो लकीली आई हैव वन फ्रेंड, आज भी है, हमारे दोस्त है। उस समय की बात कर रहा हूँ मैं 81-82। उनका नाम लेना चाहेंगे आप? दोस्त कहा कि वो मिस्टर व्यास करके हैं, व्यास करके। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको, मेरा एक दोस्त है उसके पास मकान खाली पड़ा हुआ है, आपको मैं रिकमेंड करूंगा केवल आपके लिए, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से बात करो कि वो आपके नाम पे होगा और जब आप खाली करेंगे तो उसकी चाबी जो है मुझे दे देना। तो मैंने जाकर के ओएनजीसी के सीनियर ऑफिसर से बात किया, वो दे आल्सो लाइक्ड मी, व्हेनेवर दे आई वर्क। सो उन्होंने रास्ता निकाला, ठीक है मैं आपको देता हूँ। उन्होंने डिपॉजिट भी दिया 5 लाख रुपए का उस समय में, और 15,000 और 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज उन्होंने रेंट फिक्स किया। ये कौन से साल की बात होगी? 83 हो जी। सो उस समय उन्होंने 5 लाख रुपए रिफंडेबल डिपॉजिट ओएनजीसी को दिया और उन्होंने कहा जब तक आप हैं घर खाली करो तो कृपया चाबी मुझे दे देना। तो इस कंडीशन पे उन्होंने मकान दिया। मैं वहाँ 3 साल तक था। उसके बाद में मैंने फिर से अप्लाई किया
I got a chance again back to Dena Bank as a senior position as a chief manager legal. So वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हो गया. वहाँ भी यही समस्या है, मकान की समस्या की कैसे होगी, क्योंकि आप तो मकान पहले छोड़ के गए थे, चूंकि मकान नहीं था, अभी भी मकान की समस्या रहेगी आपको. तो आप बताइए. तो हमने कहा आपका अल्टरनेटिव क्या है. तो उन्होंने कहा आप एक काम करिए, आप अहमदाबाद चले जाइए, वहाँ मैं आपकी मकान की व्यवस्था भी कर दूंगा. तो चूंकि सेम ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम कर चुका, तो मैं काफ़ी सीनियर लोगों को मेरी दोस्ती हो गई, तैयारी हो गई थी. उन तो एक आदमी उसी समय, एक ऑफिसर थे, उसी समय उनका भी पोस्टिंग हो गया वहाँ अहमदाबाद. तो मैंने कहा साहब हम भी चलेंगे आपके साथ में. तो उनको तो मकान मिल गया. तो जब वो गए वहाँ, तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, आप आ जाओ, मैं आपकी सारी व्यवस्था करा दूँगा. सो इस तरह से उन्होंने वहाँ अहमदाबाद में व्यवस्था करी. 5 साल तक मैं अहमदाबाद में रहा. मुझे वापस बुलाने के लिए चेयरमैन थे उस समय, अभी भी जिंदा है वो, बहुत अच्छा देना बैंक के चेयरमैन थे. तो उन्होंने एक बार उन्होंने हमारे पास में कुछ भाषण देना था कहीं, किसी IMC इंडियन मर्चेंट इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन अहमदाबाद में, उनका कुछ सिक यूनिट के ऊपर कुछ बोलने का था. तो हमारे जो सबसे सीनियर आदमी बैंक में थे, उन्होंने रिहेबिलिटेशन के ऊपर एक उनका भाषण बना के दिया था, और वो भाषण था करीब 8 पेज का. तो जब वो आए वहाँ पर ऑफिस में और मुझे बुलाया, तो बोले आप इसको 2 पेज में कैसे कर सकते हो, ये मेरे को बताओ. और मुझे 10 बजे मेरा प्रोग्राम है, बिफोर 10 o'clock, एंड ही टोल्ड मी अराउंड 9-9:30. बोले 10 बजे मेरे को, तो आप क्या कर सकते हो. मैं कोशिश करूंगा, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता सर. उनका मैंने 2.5 पेज में उनको बना के दिया. काट पीट छांट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, हमने उनको एक्सप्लेनेटरी देने के बजाय मैंने पॉइंट्स दे दिए. तो वो काट के मैंने उनको 2.5 पेज में कर दिया. ही वॉज वेरी हैप्पी. जाते जाते उन्होंने लिख के गए, इस आदमी का यहाँ से ट्रांसफर कर रहा हूँ, ही विल कम बैक टू बॉम्बे. बॉम्बे में अगेन आया तो मेरी समस्या हो गई मकान की. तो मुझे एकोमोडेट करने के लिए एक दूसरे आदमी का ट्रांसफर कर दिया वापस भुज को. वो इतना नाराज हुआ वो आदमी कि तेरे वजह से मुझे ट्रांसफर कर दिया आपने यहाँ पर. But I said I can't do anything. If they want my services, I am available. But this is my condition. But luckily, everybody accommodated. So this is how I progressed in Dena Bank. From there, I became a GM. I was in 1999. I was the youngest general manager. सबसे यंग जनरल मैनेजर पूरे इंडस्ट्री में था. 1999 में 99 में मैं सबसे यंग जनरल मैनेजर, सबसे यंग इंडस्ट्री में, पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में, ऑल ओवर इंडस्ट्री में. हाँ, अभी ये देखिए, उस समय जो चेयरमैन थे, जिस समय मैं था, उस समय जो चेयरमैन थे काफी अच्छे थे. आज भी हैं, रमेश मिश्रा करके हैं, आज भी जिंदा है. मे बी अराउंड, ही मस्ट बी अराउंड 85. और काफी अच्छे. जो काम करता है उसको ज्यादा प्रोत्साहन भी मिलता है. जब आदमी जब प्रोत्साहन देना चालू करता है, तो जिसकी इच्छा होती है, तो वो तो अपॉर्चुनिटी वाली बात है. 2000 में एक मिस्टर जोशी करके आया था. अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर, ही डाइड विद कैंसर. उनके साथ में मेरा एज ए चेयरमैन, उनके साथ में मेरा, मैं दिल्ली में पोस्टेड था, उनका मेरे साथ में थोड़ा सा his way of dealing and my way of dealing, transparency was not there. So he used to call me at the airport whenever he used to come every 15 days to Delhi. And his instruction was, whenever I am in Delhi, you please come and meet me at the airport and don't disturb me in between unless I call you. So as an obedient servant, I used to go take him, but he, at the same time, he will call his my PA also, because he was a PRO for the bank in Delhi, to do all sort of PRO with the government department, everybody. So he also used to come. So one day I told him, sir, you are calling me every time, whenever you are there, I am coming, but you are not giving any work. So why can I take your leave and not to come unless you have worked something? He didn't like it. And that was उन्हें अच्छा नहीं लगा. उनको अच्छा नहीं लगा. उन्होंने समझा कि मेरी इंसल्ट कर दी जी. सो उन्होंने फिर वो थोड़ा सा पंगा लेना चालू किया उन्होंने, क्योंकि जब मैं जाना बंद कर दिया, मैंने कहा अभी मैं नहीं आऊंगा. But during this period, I had 5 directors from Delhi on the board of the bank. तो सारे मेरे दोस्त थे.
मैंने कहा यार तुम्हारा ये चेयरमैन तो ऐसा बोलता है, ऐसा करने के लिए बोलता है, आता है वो मिठाई लेके जाते हैं, हमारे पीआरओ साहब हमको तो बताते नहीं है, वो उनको बॉटल दे देता है, उसके बाद में क्या करता है हमको मालूम नहीं पड़ता, वो बिल मेरे को पास करना पड़ता है, आप बताओ क्या करना है। उन्होंने फिर उनसे फिर तो बहुत सारा मारा मारी हुई। Ultimately, he was supposed to be sacked. The general, chairman was supposed to be sacked on these 2-3 issues because जितने भी डायरेक्टर सब उनके अगेंस्ट हो गए थे। तो उस समय उसने मेरी 2 साल की रिपोर्ट, जब पहले बोलते हैं ना वो लोग हिंदी में बोलते हैं ना, अफसर के आगे मत जाओ और घोड़े के पीछे मत जाओ, जी दोनों लात मारते हैं, एक कलम से लात मारता है और एक पैर से लात मारता है। तो उस समय हमको बोला कि देखो तुमने हमारी बहुत नुकसान किया है, लेट मी सी हाउ यू कैन प्रोग्रेस। उसने मेरी 2 साल की रिपोर्ट जो एक्सेलेंट होना चाहिए, उसने उस रिपोर्ट को एवरेज कर दिया विदाउट जी गिविंग एनी रीजन। आज भी मेरे पास कॉपी है। जी ही रोड वेरी, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी जो एक एडजेक्टिव लगा सकता है वो सब करने के बाद लास्ट में बोलता हाउ एवर दिस शुड हैव बीन अप्लाइड फॉर द बिजनेस ऑफ द बैंक। सो ही हैज he could not go along with the boss. So तो this was one of the- ये जर्नी आपकी देना बैंक तक रही, ये देना बैंक तक फिर रही। आप So उसके सुनिए, बाद, मैं बताता हूँ, क्योंकि टाइम this बहुत जी particular time was very testing time, and जी because of that I lost 3 promotions because of these 2 years. जी So मैं एक कन्वे करना चाहता हूँ कि यदि ये टेक्टफुली मैं भी डिप्लोमेटिकली हैंडल करता ब्यूरोक्रेटिक वे में, probably that I would have been today, I could have retired as a deputy governor or somewhere else. पर फिर भी आप कॉर्पोरेशन बैंक में आ गए चेयरमैन, उसके बाद आप उसमें हाँ, चले तो गए। इसके बाद में मैं स्टेट बैंक में गया, देना बैंक से मैं स्टेट में गया एज ए चीफ बिजनेस ऑफिसर। वहाँ मेरा 3 साल का टेंडर था। आई वाज द ओनली पर्सन from the banking sector who has gone to state bank. Otherwise, the only RBI people used to go to state bank. So I went as the chief business officer, and that too at that time, chief business officer of central CBC was Mr. Bittal. He is still there. He liked something else like, and he wrote while making a selection. He was the final authority to keep. So he wrote, if Mr. Pradeep services are not available, then only I can think of second people or third people. This was his comments. बहुत बड़ी बात है। आज भी हमारे पास लिखा हुआ सर। जी 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 जी। So on the basis of that, he said, I need only him. Otherwise, we'll go. तो उसके बाद फिर आप इसमें गए सेंट्रल बैंक में या सीधे कॉर्पोरेशन? No, नहीं, वहां से मैं स्टेट बैंक गया। स्टेट बैंक का मेरा टेन्योर खत्म हुआ, but they wanted me to continue somewhere else. So I said, you give me some other bank, I have no problem. So they gave me the Bank of India. In State Bank of India, I was drawing the salary of DMD. When I came to Bank of India, he said, I will send you to Bank of India, though the position is little lower, but I will protect all your salary and perquisite. So you will drawing the salary of DMD, which you are drawing in the State Bank. वहाँ के बाद में फिर मैं सेंट्रल बैंक गया, वहाँ सिलेक्शन हुआ ईडी का, तो सेंट्रल बैंक गया। सेंट्रल बैंक में 2 साल रहा। सेंट्रल बैंक के बाद में फिर कॉर्पोरेशन, फिर कॉर्पोरेशन बैंक गया। कॉर्पोरेशन बैंक में 1-1.5 साल तक था। एंड कॉर्पोरेशन बैंक में हमने बहुत काम किया और हमको लग रहा था कॉर्पोरेशन बैंक को एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचाए। हमने 5 साल का डॉक्यूमेंट्स बना के दिया, 300-350 पेज का, जो कि वाइबल है आज भी। बैंकिंग इंडस्ट्री में ऐसा डॉक्यूमेंट्स किसी ने नहीं बनाया। आज की तारीख में भी बैंक वाले फॉलो करते हैं। अभी तो वो मर्ज होकर के यूनियन बैंक में चली गई जी। और दिस वाज माय जर्नी एंड आई फील नहीं। और मैं अपने दर्शकों को एक बात जरूर बता दूं कि मेरा परिचय रामनाथ प्रदीप जी से करीब उसी दौरान था जब आप यहाँ पे मैंगलोर में पोस्टेड हुए एज ए चेयरमैन। आपके बारे में कहा जाता था कि जिस स्पीड से आप चल रहे थे, जिस स्पीड से बढ़ रहे थे, कि कॉर्पोरेशन बैंक कहां से कहां पहुंच गया, चाहे वो उसका कलेक्शन हो, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी हो, बहुत तेजी से बढ़ रहा था। और ये दिखाता है, ये दर्शाता है दर्शकों कि एक आदमी जो छोटे से गांव से चला, अपनी स्ट्रगल करके, कोई इतनी पैसे की बात नहीं थी कि बहुत पैसा हो साथ में, लेकिन स्ट्रगल करके इतनी बड़ी कठिनाइयां झेलते हुए वो एक बड़े ओहदे पे पहुंचे। और जैसा उन्होंने बताया कि अगर उन्होंने थोड़ा टैक्टफुल होते तो वो आज आरबीआई में डिप्टी गवर्नर वगैरह बन के रिटायर होते। लेकिन चेयरमैन बनना भी एक बहुत बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद रामनाथ प्रदीप जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज आपने हमारे को जो बातें बताई, हमारे दर्शक लोग बहुत ज्यादा आज इससे एक प्रेरित होंगे। बस चलते चलते 10 सेकंड में
कोई मैसेज आप देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? देखिए, मैं केवल एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी करो आप, वो आप ठान के करो, आपको उसको डिटर्मिनेशन से करो। और एक चीज आपने, दुनिया में कोई दो ही चीज होती है, जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाते हैं तो डिसीजन लेना पड़ता है जी। डिसीजन लो, राइट हो और रॉन्ग हो, जब आपने डिसीजन लिया है तो वो डिसीजन आपको ऑलवेज डिफेंड करना पड़ेगा। लोग तो आपको गलत ठहराएंगे, पर यू मस्ट स्टैंड बाय दैट। जी जी, डिसीजन इज अ डिसीजन। आई हैव टेकन अ डिसीजन, आई हैव टेकन अ राइट डिसीजन, नॉट अ रॉन्ग डिसीजन। ओके, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रामनाथ प्रदीप जी, आपने हमें इतना समय दिया अपना। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारा प्रोग्राम ये 4:30 से 5 बजे के बीच नित्य आता है, रोज एक नए व्यक्तित्व के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद रामनाथ प्रदीप जी, कल, आज और कल लाल गोयल के संग में जुड़ने का। और बहुत बहुत धन्यवाद सब दर्शकों आपको कि आज आपने इतना समय देके और सुनने को जो आपने सुना है, मैं सोचता हूँ सब बहुत ही ज्यादा इससे आनंदित हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।